दिस इज मोनिका बेदी एंड आज इस जेई 1 चैनल के ऊपर हम एक छोटा सा प्यारा सा इनिशिएटिव ले रहे हैं जहां मैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर को बहुत ही कम देर में आपको करवाने वाली हूं। एक छोटा सा वन शॉट है क्योंकि बेटा मेरा मानना यह है कि आज की डेट में आपके पास जो सबसे कम है वो है समय और जो सबसे ज्यादा है वो है उम्मीद। इसी सीक्वेंस में हम केमिकल काइनेटिक्स का एक प्यारा सा वन शॉट स्टार्ट करेंगे, एक प्यारा सा रिवीजन स्टार्ट करेंगे। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट फिनाले एक्स बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है जहां आपको 240 से ज्यादा लाइव क्लासेस एंड 200 से ज्यादा थ्योरी लेक्चर्स जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इट इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिनाले बैच। फिनाले क्या है? फिनाले मेंस के लिए है और एक्सट्रीम क्या है? ये एडवांस को फोकस करता है। दोनों के अंदर कंप्लीट कंटेंट है। इट हैज एवरीथिंग व्हिच यू नीड टू डू फॉर योर मेंस एंड एडवांस एग्जामिनेशन ऑफ जेई। सो बच्चों क्या करना है? इन बैच का हिस्सा बनना है एंड इसी के साथ साथ जेई 2025 वाले बच्चों के लिए विश्वास बैच स्टार्ट हो चुका है। राइट नाउ हम फोकस कर रहे हैं जो बच्चों की 11th पुअर रह गई है तो उसको हम अच्छा स्ट्रेंथन कर रहे हैं। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? हम 12th स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने 11th में अच्छे से पढ़ाई नहीं करी और 2025 में आपको जेई अपीयर करना है तो इस बैच को जरूर आप ज्वाइन करें क्योंकि इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स एक प्यारा सा वन शॉट। केमिकल काइनेटिक्स बेटा क्या होता है? इट इज बेसिकली अ साइंस जहां पे आप डील करते हैं स्पीड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के साथ। ऐसा क्यों है कि कुछ प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियस तो होती हैं बट बहुत स्लो होती हैं, लेकिन कुछ प्रोसेसेस जो हैं वो फास्ट हो सकती हैं। जैसे अगर किसी जूस वाले ने आपको जूस निकाल के दिया है गन्ने का, मैंगो का, कोई भी चीज का, और अगर आपने उसे आधे घंटे से ज्यादा लगा दिया है पीने में तो कड़वाहट आ जाती है। तो ये जूस स्पॉइल क्यों हो जाता है? ठीक है, और मार्केट में अगर हम ये टेट्रा पैक्स खरीदते हैं तो इनकी स्पॉइलेज में इनफ टाइम लगता है, 3-3 महीने का पीरियड लग जाता है। तो यही सब टाइम, कितना टाइम लगता है किसी प्रोसेस को होने में, हम कैसे किसी प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं, कैसे फास्ट कर सकते हैं, यही सब होता है केमिकल काइनेटिक्स में। बेटा केमिकल काइनेटिक्स के अंदर जो मेन चीजें हमको कवर अप करनी है वो क्या क्या है एक बार ध्यान दीजिएगा। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस हम लोग कवर करेंगे, है ना, जीरो ऑर्डर की भी, फर्स्ट ऑर्डर की भी, हाफ लाइफ हम लोग कवर करेंगे, आर्हाइनस इक्वेशन हम लोग कवर करेंगे जिसमें टेंपरेचर डिपेंडेंस आता है एंड ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस भी हम लोग कवर करेंगे। मूविंग अहेड सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगी रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होती क्या है। देखिए आपके सामने एक रिएक्शन लिखी हुई है जिसमें अमोनिया का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर इस पर्टिकुलर रिएक्शन में मेरे को N2 की अपीयरेंस डिसअपीयरेंस की रेट लिखनी है क्योंकि N2 इसमें डिसअपीयर हो रहा है तो मैं क्या लगाऊंगी? माइनस का साइन लगाऊंगी, देन डेल्टा N2 अपॉन डेल्टी। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर N2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना कितना रिड्यूस हो रहा है, दैट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2। ठीक है, माइनस साइन इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट द कॉन्सेंट्रेशन इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अनदर मीनिंग ऑफ दिस माइनस साइन इज बिकॉज रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, जबकि कॉन्सेंट्रेशन चेंज अगर हम यहाँ लिखेंगे फॉर अ रिएक्टेंट ये नेगेटिव हो जाता है इनिशियल और फाइनल का, तो हम यहाँ माइनस लगाते हैं टू कीप द ओवरऑल रेट पॉजिटिव क्योंकि ये डिफरेंस भी नेगेटिव आता है, यहाँ भी नेगेटिव आता है, ओवरऑल पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, इधर यही H2 के लिए लिखेंगे तो माइनस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। ठीक है, और इधर यही चीज हम किसके लिए लिखेंगे? अमोनिया के लिए लिखेंगे तो हम लिखेंगे प्लस, क्योंकि ऑलरेडी जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो पॉजिटिव है क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल पॉजिटिव आएगा। तो डेल्टा NH3/ΔT। देखिए इसमें कहीं पे भी मैंने स्टोइकियोमेट्री का यूज नहीं किया है जो कि यहाँ रिएक्शन में इंडिकेटेड है, बट अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखती हूँ तो मेरे को स्टोइकियोमेट्री का यूज करना पड़ेगा। मैं इक्वेट करूंगी कैसे टर्म्स को? माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टी इज इक्वल्स टू माइनस 1/3। अब रेट ऑफ रिएक्शन लिखते ही मैं यहाँ पे 3 को 1/3 करके कोफिशिएंट का यूज करूंगी, डेल्टा H2 अपॉन डेल्टी। ठीक है, और उसके बाद में ये हो जाएगा प्लस डेल्टा, यहाँ 1/2 आ जाएगा बिकॉज इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो 1/2 आ जाएगा, डेल्टा NH3/ΔT। बेसिकली हर एक एक्सप्रेशन जो हमने यहाँ इक्वेट कर करके लिखा है, जैसे कि ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन या ये वाला एक्सप्रेशन, ये सब रेट ऑफ रिएक्शन को इंडिकेट करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंडिकेट करता है। ठीक है, ऑल 3 ऑफ देम। बट अगर हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का यूज नहीं करते हैं तो वो रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस को इंडिकेट करता है। मूविंग अहेड यूनिट्स ऑफ रिएक्शन रेट पे बात कर लेते हैं। बेटा रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब कंसंट्रेशन का क्या यूनिट होता है? मोल्स पर लीटर, एंड टाइम का क्या यूनिट होता है? सेकंड्स। तो यहां देखिएगा अगर आपको रेट का यूनिट निकालना है तो कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और अगर यही गैसियस रिएक्शन हो जहां पे कंसंट्रेशन के बजाय प्रेशर्स दे रखे हो तो हम बोलेंगे प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम या प्रेशर पर यूनिट टाइम। ठीक है, जैसे एटमॉस्फेयर पर टाइम, बार पर टाइम, पास्कल पर टाइम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं? बेटा एक होती है एवरेज रिएक्शन रेट। मैं बेसिकली टाइप्स ऑफ रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात कर रही हूं। तो एक होता है एवरेज रिएक्शन रेट। एवरेज रिएक्शन रेट का मतलब है कि आप टोटल जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज है उसको टोटल टाइम टेकन से डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टोटल टाइम टेकन, जिसमें हम बिगर डेल्टा का यूज करते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, लाइक चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम या प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट होता है, रेट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। आपने कभी गाड़ी चलाई होगी, आप अपने दोस्त के घर गए होंगे जिसका डिस्टेंस आपके घर से 10 किलोमीटर दूर है, तो आप ओवरऑल डिस्टेंस को कितने समय में पूरा करते हैं, ये एवरेज स्पीड होती है। जबकि अगर आप स्पीडोमीटर की तरफ देखें तो ऑल ऑफ अ सडन जो जिस स्पीड पे आपकी नजर पड़ती है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। इन द सिमिलर वे टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टोटल टाइम टेकन जो है वो एवरेज रेट होता है, एंड एट अ पर्टिकुलर मोमेंट जो रेट होता है वो इंस्टेंटेनियस रेट होता है। बेसिकली हम यूं भी कह सकते हैं कि ये जो टाइम जब जीरो अप्रोच करने लगता है तो एवरेज रेट ही इंस्टेंटेनियस रेट के बराबर
बराबर हो जाता है। ग्राफिकली हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज को टाइम के साथ में मेंशन किया गया है, ठीक है, और इधर मैंने 2 कॉन्सेंट्रेशंस रिएक्टेंट की नापी गई हैं, एंड इधर अपन का जैसे ये R1 था, ये किस टाइम पे था, T1 पे था, और R2 कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन विद टाइम घटता है, तो R2 कंसंट्रेशन जो है वो T2 टाइम पे था, ठीक है। तो अगर मेरे को एवरेज रेट निकालना है तो मैं इन दोनों कंसंट्रेशंस का डिफरेंस अपॉन टाइम टेकन से निकाल सकती हूँ। लेकिन यदि मेरे को इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है विच इज कैलकुलेटेड एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, तो मेरे को एक टेंजेंट खींचना पड़ेगा, और उस टेंजेंट के लिए फिर उसके बाद उसके स्लोप से जो है वो इंस्टेंटेनियस रेट आता है माइनस tan थीटा से फॉर दिस पर्टिकुलर ग्राफ। आगे बढ़ते हैं। What are the factors which affect rate of chemical reaction? Concentration, बेटा concentration जितनी ज्यादा होती है, collisions उतने ज्यादा होते हैं, रेट भी उतनी फास्ट होती है। टेम्परेचर हायर आप करते हैं तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस की रेट बढ़ती है, कुछ रिएक्शंस की घटती भी है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, अगर रिएक्टेंट की बॉन्ड बहुत मजबूत है तो फिर वो स्लो होगी, और अगर प्रोडक्ट बहुत स्टेबल है तो फिर वो फास्ट हो सकती है। कैटलिस्ट भी कैटलिस्ट जो है वो भी रिएक्शन रेट को इफेक्ट करता है, क्योंकि कैटलिस्ट कुछ ऐसे होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को जो है वो डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव कैटलिस्ट हम उनको बोलते हैं। आगे प्रोसीड करते हैं। रेडिएशन या लाइट, कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शंस में रेडिएशन या लाइट का इंपैक्ट आता है जिससे रेट ऑफ रिएक्शन भी इंपैक्टेड होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जो कि है रेट लॉ। रेट लॉ ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन के लिए जब आप रेट मेजर करते हैं तो ये जो रेट होती है वो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होती है, बट आप जो यहाँ पावर लगाते हैं वो पावर आप एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं कि उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज का रेट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन को डबल करूं और रेट भी डबल हो जाए तो ये पावर 1 होगी, मैं उसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोल सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। देखिएगा यहाँ पे N2O का डिकम्पोजिशन हो रहा है N2NO2 में, तो देखिए यहाँ पे ये रेट लॉ लिखा गया है जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। एक्सपेरिमेंटली इस बात का पता लगाया है कि अगर N2O की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज आता है तो वो रेट पे क्या प्रभाव डालता है। ऑर्डर 1 है, इसका मतलब N2O को डबल करने से रेट डबल होता है, N2O को हाफ करने से रेट हाफ होता है, N2O की कॉन्सेंट्रेशन को थ्राइस करने से रेट भी थ्राइस होता है, तो ऑर्डर क्या आया 1। इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे इसके अंदर सेकंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू H2 एंड I2 बोथ, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होता है, सम ऑफ द पावर्स टू विच द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की जो पावर होती हैं उनके सम को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर। बेसिकली ऑर्डर हमें यह बताता है कि किस तरीके से रेट जो है वो कंसंट्रेशन चेंज पर डिपेंड करता है। ऑर्डर बेटा नॉर्मली होल नंबर्स में तो होते ही हैं, लेकिन उसके अलावा फ्रैक्शंस में भी होते हैं, उसके अलावा जीरो भी हो सकता है। मूविंग अहेड, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के लिए छोटा सा आपका ट्रिक है, आप कैसे इसको ध्यान रखें। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के हम इसको बोलेंगे मोल 1 - n लीटर n - 1 सेकंड इनवर्स, जहां पे n की क्या वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ n, व्हाट इज n इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। एक छोटा सा एग्जांपल देके बताती हूं। देखो, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 1 - 1 0 1 - 1 0 सेकंड इनवर्स इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो 1 - 2 - 1 2 - 1 1, यानी मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स इज द यूनिट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं तो 1 - 0 1 0 - 1 -1, यानी मोल पर लीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मूविंग अहेड, व्हाट इज मॉलिक्यूलैरिटी। किसी भी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए कितने मॉलिक्यूल्स का साइमल्टेनियसली कोलाइड होना जरूरी है, यह कहलाता है मॉलिक्यूलैरिटी। बट मेरे बच्चों, मॉलिक्यूलैरिटी का जो सिग्निफिकेंस है वो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कुछ नहीं होता, क्योंकि मॉलिक्यूलैरिटी बेसिकली नंबर ऑफ कोलाइडिंग स्पीशीज को हम बोल रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में तो हमें क्या पता फर्स्ट स्टेप में कितने कोलाइड हुए और फिर इंटरमीडिएट बनके सेकंड में कितने कोलाइड हुए। तो लेट मी टेल यू माय स्टूडेंट्स दैट मॉलिक्यूलैरिटी ओनली हैज अ सिग्निफिकेंस इन एलिमेंट्री रिएक्शन, जो कि एक स्टेप में होती हैं, मल्टीपल स्टेप्स में नहीं। जैसे ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हम मॉलिक्यूलैरिटी की बात नहीं करते हैं, लेकिन एलिमेंट्री रिएक्शंस में हम मॉलिक्यूलैरिटी की बात जरूर करते हैं। बट हाँ, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखिए कितने मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली एक दूसरे के साथ भिड़ रहे हैं टू मेक द प्रोडक्ट। एग्जांपल लीजिए, देखिए अगर एक एलिमेंट्री रिएक्शन एंड यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है तो हम उसकी मॉलिक्यूलैरिटी 1 बोलेंगे यदि उसके रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 1 है इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहां देखो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन के आगे 2 की स्टोइकियोमेट्री लगी है। एलिमेंट्री रिएक्शन होगी तो हम उसे बायमोलिकुलर बोलेंगे, 2 है बाय 1 है यूनि, ठीक है। मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर में बेसिक डिफरेंस आपको पता होना जरूरी है। जहां मॉलिक्यूलैरिटी नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज को कहते हैं जिनसे प्रोडक्ट बनता है, वहीं ऑर्डर जो है वो रेट लॉ के अंदर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की जो पावर्स होती हैं उनके सम को हम कहते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलैरिटी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जबकि ऑर्डर हम हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। मॉलिक्यूलैरिटी की वैल्यूज इंटीग्रल नहीं हो सकती। हम कभी नहीं कह सकते कि एक मॉलिक्यूल आधे मॉलिक्यूल से टकराया या 1.5 मॉलिक्यूल से टकराया या 1.25 मॉलिक्यूल से टकराया, जबकि ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है। मॉलिक्यूलैरिटी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि पूरी केमिकल काइनेटिक्स कोलिजन थ्योरी पे बेस्ड है। हम कहते हैं जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं तभी प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ ये वाला कॉन्सेप्ट देखिए कि अगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकरा ही नहीं रहे हैं तो प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। इस लिहाज से मॉलिक्यूलैरिटी जीरो नहीं हो सकती, जबकि ऑर्डर जीरो हो सकता है। चलिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस की तरफ प्रोसीड करते हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में सबसे पहला नंबर है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के
लिए के की वैल्यू जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। आप ये भी जानते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट होती है वो कांस्टेंट होती है, क्योंकि हम रेट लॉ कैसे लिखते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेट इज प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। क्योंकि ये जीरो ऑर्डर है, पावर जीरो आ जाएगी, इसका मतलब रेट इज इक्वल्स टू के। ठीक है, क्योंकि एनीथिंग रेज टू द पावर जीरो बिकम्स 1, सो रेट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो हम के की वैल्यू क्या लिख रहे हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम विच इज इक्वल्स टू रेट, सो के इज इक्वल्स टू रेट, हेंस प्रूव। सो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में के इज इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। अब इस पे पूछे जाते हैं ग्राफिकल क्वेश्चंस, जैसे कि आर की कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम टेकन का ग्राफ या तो आपको पहचानने को आ सकता है या फिर ये ग्राफ आपसे पूछा जा सकता है, स्लोप वगैरह की वैल्यू पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले आपको सहारा किसका लेना है, आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखनी है। अब ग्राफ बनाने का एक तरीका होता है, वाई एक्सिस पे जो भी वेरिएबल दिया गया है उसको एक साइड ले आओ, बाकी सारी चीजें जो है वो एक साइड कर दो। तो यहां मैं देख पा रही हूं कि आर की कंसेंट्रेशन को टाइम के साथ प्लॉट किया गया है। तो मेरे इस इक्वेशन में मेरा टारगेट है कि मेरे को आर को एक साइड रखना है, बाकी सब चीज दूसरी साइड चली जाएगी इक्वल टू के। ठीक है, तो मैंने क्या किया, के टी लिखा, फिर यहां लिखा आर नॉट माइनस आर, करेक्ट। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, मेरे पास टारगेट आया कि मेरे को आर को एक जगह करना है, तो मैंने माइनस आर को इधर ले आई, मैं प्लस आर हो गया, आर नॉट माइनस के टी हो गया। अब मैं ये देखना चाहूंगी कि ये किस तरीके की इक्वेशन में सेट हो रहा है। तो देखो ये वाई एक्सिस पे आर आ गया, इज इक्वल्स टू एम एक्स, क्योंकि आप एक्स एक्सिस पे आपका टाइम है, तो एम एक्स माइनस एम एक्स प्लस सी। तो इस इक्वेशन का जो स्लोप है वो नेगेटिव है, जैसा कि यहाँ इंडिकेटेड है, और इसीलिए फॉलोइंग ग्राफ है। ठीक है, सिमिलरली अब आगे बढ़ते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बेटा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर। मतलब टी समय लगता है एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जिसका रेट कांस्टेंट के है, उसमें इनिशियल कंसेंट्रेशन आर नॉट को फाइनल कंसेंट्रेशन आर होने में टी समय लगता है। एक बार फिर से दोहराती हूं, एक ऐसी रिएक्शन जो कि फर्स्ट ऑर्डर है और जिसका रेट कांस्टेंट के है, उसमें इनिशियल कंसेंट्रेशन आर नॉट को फाइनल कंसेंट्रेशन आर होने में टी समय लगता है। ठीक है, सो दिस इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, और इसमें भी ग्राफ पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये हमें करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो लेट अस फोकस ऑन ग्राफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी भी ग्राफ में जैसे यहाँ LNR लिखा हुआ है, तो आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में ऐसी सेटिंग करो आपका LNR जो है वो एक तरफ आ जाए, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ चला जाए। तो ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ LN है ना, तो मैं अब इसमें सेटिंग करने की कोशिश करूंगी और इस तरीके की जिसमें LNR आ जाए। तो KT is equals to ln r naught upon r, we may also write it as ln r naught minus ln r। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, ln r naught को मैं इधर ले आती हूँ अगले स्टेप के अंदर। तो देखो ln r is equals to ln r naught माइनस के टी है ना, माइनस के टी। ओके, अब ये इक्वेशन मेरे को y इज इक्वल्स टू एम एक्स वाला फॉर्मेट नजर आने लगा है। मेरा LNR इधर आ चुका है, तो मैं इसको y बोलूंगी। इज इक्वल्स टू मैं टाइम के साथ प्लॉट कर रही हूँ, तो ये x है, स्लोप इसका नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, और इंटरसेप्ट है ये LNR नॉट। ठीक है, इंटरसेप्ट है LNR नॉट। तो ये ग्राफ कैसा है, y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी। इसका मतलब यहाँ अगर हम लेबल करें तो जो इंटरसेप्ट निकल करके आएगा वो LNR नॉट आएगा। दिस इज LNR नॉट। सिमिलरली अपन दूसरे ग्राफ की तरफ चलते हैं। दूसरे ग्राफ में देखो इन्होंने लॉग आर नॉट अपॉन आर को टाइम के साथ प्लॉट किया है। ये रही आपकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लॉग के रिस्पेक्ट में, 2.303 लॉग के रिस्पेक्ट में। अब मैं क्या करूंगी, इसकी ऐसी सेटिंग करूंगी कि मेरे को log r नॉट अपॉन r एक तरफ मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। KT इज इक्वल्स टू KT अपॉन 2.303 डायरेक्ट कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू log ऑफ आर नॉट माइनस लॉग ऑफ आर। ठीक है, बहुत इजी लग रहा है, लॉग आर इस तरफ ले जाओ आप, लॉग आर। ठीक है, नहीं लॉग आर को क्यों लाना है, आपका जो ग्राफ है वो तो लॉग ऑफ आर नॉट वर्सेस आर है, तो इसको भी एक्सपांड करने की जरूरत ही नहीं थी। ये देखिए लॉग ऑफ आर नॉट वर्सेस आर। अब तो इक्वेशन बहुत सिंपल है, अपने आप से ही जो वाई एक्सिस है वो इधर आ चुका है। तो ये इक्वेशन किस फॉर्मेट में डेवलप हो चुकी है, वाई इज इक्वल्स टू ये एक्स एक्सिस पे टाइम है एम एक्स, स्लोप पॉजिटिव है और स्लोप की वैल्यू है के अपॉन 2.303, के अपॉन 2.303। तो आपको स्लोप की वैल्यू, इंटरसेप्ट की वैल्यू, नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव स्लोप, ये आपको बनाना आना चाहिए। याद रहे आपके वाई एक्सिस पे जो चीज है उसको एक साइड ले आओ और सारी चीजें, बाकी सब चीजें दूसरी साइड ले आओ, और फिर देखो कि वो उसमें किस तरीके का फॉर्मेट निकल करके आ रहा है। एक और बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में जितने भी आर्टिफिशियल या नेचुरल रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेसेस होती हैं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का पार्ट होती हैं। अब हम इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जेईई एग्जामिनेशन के लिए, नीट एग्जामिनेशन के लिए, इवन अगर आप बोर्ड में भी अपीयर हो रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है। इस क्वेश्चन को करना सीखेंगे। डायरेक्टली इंटरप्रिटेशन यानी डायरेक्ट जो हम आंसर पर आते हैं उसका एक तरीका है। जैसे ये आपसे रेट लॉ बनाने बोलता है कि कौन सा रेट लॉ है, तो अगर मेरे को बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है तो मैं इंश्योर करूंगी ए कांस्टेंट रहे, मतलब मैं वैसा सेट लूंगी जहां ए चेंज नहीं हो रहा हो। तो देखो यहाँ पे ए की कंसेंट्रेशन कांस्टेंट है, जबकि बी की कंसेंट्रेशन आधी हो रही है। बी की कंसेंट्रेशन का प्रभाव रेट पे कैसे पड़ रहा है, वो भी आधा हो रहा है। इसका मतलब बी के रिस्पेक्ट में ये फर्स्ट ऑर्डर है। मैं चाहती हूं ए का प्रभाव रेट पे कैसे पड़ता है, तो मैं वो सेट चुनूंगी जिसमें बी नहीं बदल रहा हो। ठीक है, तो बी यहां सेम चल रहा है, ए को अपन ने डबल किया और ये मुझे 4 टाइम्स होता दिख रहा है, तो डबलिंग द कंसेंट्रेशन व्हेन रेट बिकम्स 4 टाइम द पावर इज 2। ठीक है, सो एग्जैक्ट जो इसका रेट लॉ निकल करके आएगा उसमें a स्क्वायर b1 आएगा, तो a स्क्वायर p1 यानी कि c इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। व्हाट इज हाफ लाइफ? बेटा हाफ लाइफ वो टाइम पीरियड होता है जिसमें कोई भी रिएक्टेंट
कोई अपनी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से आधा रह जाए, जैसे कि अगर आप 100 इन सम यूनिट स्टार्ट करते हैं तो कितनी देर में वो 50 होता है, ये पहली हाफ लाइफ होती है। 50 कितनी देर में 25 होता है, ये दूसरी हाफ लाइफ होती है। 25 कितनी देर में 12.5 होता है, ये तीसरी हाफ लाइफ होती है, एंड सो ऑन, विच मीन्स ये जीरो नहीं पहुंच पाएगा, हमेशा क्लोज टू जीरो रहेगा। तो बहुत सारी हाफ लाइफ जीता हुआ कोई भी सब्सटेंस जो है वो डीके होता है। ठीक है, अब देखो हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसे निकालेंगे। आप ये जानते हैं कि एट हाफ लाइफ टी हाफ आपका जो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा ही रह जाता है ना, आधा ही रह जाता है। तो कैन आई राइट दिस इक्वेशन लाइक टी हाफ, यहां से मैंने टी को टी हाफ लिख दिया, टी हाफ इज इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर नॉट बाई 2 बिकॉज रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स हाफ एट हाफ लाइफ, है ना, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ये आपका के। इट कैन बी रिटन एज आर नॉट में से जब आधा आर नॉट माइनस करोगे तो बचेगा आधा आर नॉट, तो आर नॉट अपॉन 2k विल बी इक्वल टू हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ की हम बात करते हैं, यहां पे भी हम वही वैल्यू पुट करेंगे, k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t। आप ये जानते हैं कि फाइनल कंसंट्रेशन जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन से आधी रह जाती है। ठीक है, जब हम हाफ लाइफ की बात करते हैं तो t हाफ की बराबर वैल्यू क्या आएगी 2.303 अपॉन k लॉग ऑफ आर नॉट कैंसिल हो जाएगा 2, लॉग 2 की वैल्यू भर देंगे हम 0.30, इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टी हाफ का जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा वो आएगा 0.693 अपॉन के। बेटा दिस इज अ वेरी वेरी वैल्यूएबल फॉर्मूला और एक्सप्रेशन फॉर केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर, क्योंकि कई बार आपको टी हाफ दे रखी होती है एंड क्वेश्चन आपको के से करना होता है। तो आप मान के चलिए अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको टी हाफ गिवन है तो यू आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम फाइंडिंग के। इट कैन बी इजीली कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फॉर्मूला। मूविंग अहेड, टी हाफ का जनरल डिपेंडेंस इनिशियल कंसंट्रेशन पे किस तरीके से होता है, ये एक ट्रिक है। टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन a नॉट रेज टू द पावर n-1 वेयर n इज इक्वल्स टू ऑर्डर। ठीक है, इसका मतलब यदि मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करती हूं तो 1 - 1 तो 0 होता है। टी हाफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। यहां हमने देखा कि टी हाफ के फॉर्मूले में कहीं पे भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं आई, विच मीन्स कि अगर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो जितना समय 100 को 50 होने पे लगेगा उतना ही समय 50 को 25 होने पे लगेगा और उतना ही समय 25 को 12.5 होने पे लगेगा। मैं एक और तरीके से ये बात कह सकती हूँ कि यदि मैं अपनी लैब में एक पर्टिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को 100 kg रिएक्टेंट से स्टार्ट कर रही हूँ और तुम अपनी लैब में सेम रिएक्शन को 1 ग्राम रिएक्टेंट से स्टार्ट कर रहे हो तो जितना समय मेरे 100 kg रिएक्टेंट को 50 kg होने में लगेगा तुम्हारा 1 ग्राम उतने ही समय में जाकर के हाफ ग्राम होगा, बिकॉज टी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है। तो आई होप आई हैव क्लियर दिस थिंग। उसके अलावा फिर आप ऑर्डर की वैल्यू डालते जाएं और आपके पास में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे टी हाफ की डिपेंडेंस निकल करके आती रहेगी। Let us talk about pseudo order reactions. बेटा pseudo order reactions वो होते हैं जिनमें one of the reactant is taken in such a large excess that practically जो rate होता है वो independent हो जाता है उस particular reactant की concentration के जिसको हमने बहुत large excess में लिया हुआ है। जैसे इस particular reaction में अगर मैं पानी बहुत सारा ले लूँ तो practically ये reaction पानी के respect में zero order हो जाएगी और higher order होते हुए भी first order behave करने लगेगी। तो वो higher order reactions जो कुछ special conditions में first order behave करती हैं हम उनको pseudo first order कहते हैं। और वो special कंडीशंस क्या होती है, टेकिंग वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन वेरी लार्ज एक्सेस। मूविंग अहेड, अब हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर ऑन रिएक्शन रेट। तो बेटा देखने पे आपको मिला होगा कि गर्मियों में बाहर रखी हुई ब्रेड कुछ ऐसी हो जाती है या बाहर रखे हुए टमाटर कुछ इस तरीके से सड़ जाते हैं। तो क्यों ऐसा होता है कि जब टेंपरेचर ज्यादा होता है, जब समर्स चल रही होती है तो खाना भी जल्दी स्पॉइल होता है, बाहर पड़ा हुआ फूड भी जल्दी स्पॉइल होता है। कहीं ना कहीं इसका मतलब यह है कि टेंपरेचर जो है वो रिएक्शन रेट को इनहांस करता है। तो वहीं पे एक नया जो पैरामीटर निकल के आता है वो है टेंपरेचर कोएफिशिएंट, क्योंकि अगर टेंपरेचर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा तो जाहिर तौर पे के भी इंपैक्ट होगा कि आप जानते हैं कि के डिपेंड्स अपॉन रेट, रेट डिपेंड्स अपॉन के। तो यदि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है तो के भी बढ़ रहा है। तो अगर ऐसा माना जाता है कि अगर आप टेंपरेचर को मात्र 10 केल्विन या 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएं तो उससे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो सकती है या ट्रिपल भी हो सकती है। और इन दोनों रेट कांस्टेंट्स का जो रेशियो है हम इसको टेंपरेचर कोएफिशिएंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी देखिए क्या है, इसमें क्या रोल प्ले करती है। एक्टिवेशन एनर्जी एक्चुअली वो एनर्जी बैरियर होता है जो किसी भी रिएक्टेंट को क्रॉस करना जरूरी होता है टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। हम ये कभी नहीं कहते कि टेंपरेचर बढ़ाने से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, नहीं नहीं, वही रहेगी। टेंपरेचर बढ़ाने से सिर्फ मॉलिक्यूल्स के पास वो एनर्जी आ जाएगी कि वो इस बैरियर को क्रॉस कर सकेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको कोई आप रनर हैं, आपको कोई पर्टिकुलर मैराथन दौड़नी है और आप 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर का टारगेट लेके बैठे हैं, तो आप जिस दिन गए आपको प्यास लगी थी, भूख लगी थी, एनर्जीज थोड़ी कम थी, आपने वो टारगेट पूरा अचीव नहीं किया। लेकिन यदि आप अगले दिन पूरा प्रॉपर अपना डाइट पूरा कंट्रोल करके दिन भर में और सुबह ग्लूकॉन डी या कोई भी एनर्जी ड्रिंक पी के जाते हैं तो टारगेट वही का वही रहता है, लेकिन आप उसे क्रॉस
कर पाते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होती, सिर्फ मॉलिक्यूल्स के पास हायर टेम्परेचर पे वो एनर्जी आती है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को इजीली क्रॉस कर पाते हैं। इसी बात को इस ग्राफ से भी समझा जा सकता है, जहां हमने लोअर टेम्परेचर पे ये देखा कि कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रोडक्ट में बदल पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर हायर किया हर मॉलिक्यूल की एवरेज एनर्जी बढ़ गई और अब ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी क्रॉस करके प्रोडक्ट में बदल पा रहे हैं। ठीक है, यहीं पे एक इक्वेशन आती है, बहुत जबरदस्त इक्वेशन है जिसको हम बोलते हैं आरहाइनस इक्वेशन, जो कि आपके सामने यहाँ मेंशन्ड है, k = AE raised to the power minus EA by RT। इसको अपन इसका लॉग लेंगे तो ln k = ln A minus EA upon RT। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन अगेन फॉर कैलकुलेटिंग लाइक इस तरीके के न्यूमेरिकल्स करने के लिए, जहां टेम्परेचर डिपेंडेंस और k के बीच में रिलेशन एक्सप्रेस किया जाता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं डेरिवेशन तो नहीं कर रही हूँ, बट फाइनल आपको रिलेशन जरूर लिख के दे रही हूँ कि ln k = ln A minus EA upon RT। तो हम ये लिख सकते हैं कि log K2 upon K1 is equals to, ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, EA upon 2.303 R, EA upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2, ठीक है, 1 upon T2 यहाँ हम मेंशन कर देते हैं 1 upon T2। ऑलराइट, ये क्या एक्सप्रेशन है? इट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जब आपके पास दो टेम्परेचर्स पता है और आपको बोला अगर इस टेम्परेचर पे ये रेट कांस्टेंट है और दूसरे टेम्परेचर पे ये रेट कांस्टेंट है तो एक्टिवेशन एनर्जी निकालिए, ये इसके लिए यूज में आएगा। ठीक है, सिमिलरली हो सकता है आपको एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी हो और दो टेम्परेचर दे रखे हो, वन ऑफ द रेट कांस्टेंट मिसिंग हो, आप वो निकाल सकते हैं, या वन ऑफ द टेम्परेचर वो निकाल सकते हैं। बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग एनी वन ऑफ देम। 5 इसके अंदर मुझे चीजें नजर आ रही हैं, K1 K2 T1 T2 एंड ये 4 चीजें आपको दी जा सकती हैं और 5वीं चीज पूछी जा सकती है। ठीक है, लास्ट में आती कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि सबसे पहले रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में बदलने के लिए कोलिजन्स का होना जरूरी है। दूसरी बात, अगर कोलिजन हो रहे हैं तो क्या उस एनर्जी से हो रहे हैं, एक पर्टिकुलर एनर्जी से नीचे के कोलिजन्स रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में नहीं बदल सकते, इसका मतलब एनर्जी भी प्रॉपर होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि सिर्फ एनर्जी से काम नहीं चलेगा, प्रॉपर ओरिएंटेशन के बिना अगर टक्कर पूरी एनर्जी से हो तो भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। एक एग्जांपल के तौर पे, आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए पढ़ाई करना जरूरी है, बट क्या आप पढ़ाई उतनी मेहनत से कर रहे हैं? अगर आप मेहनत से नहीं कर रहे हैं और सिर्फ पढ़ रहे हैं तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे। अगर आप पढ़ रहे हैं और पूरी एनर्जी और मेहनत और मेहनत से पढ़ रहे हैं तो आपका चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन यदि आपकी मेहनत पूरी है तो आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि मैम क्या कमी रह गई कि हमारा जो है वो कट ऑफ नहीं क्लियर हो पाया, या जो भी हमारा टारगेट मार्क्स है वो नहीं अचीव हो पाए। आपने मेहनत पूरी की पर शायद आपकी दिशा सही नहीं थी। तो सबसे पहली बात, पढ़ाई करना, पूरी मेहनत से करना, और फिर उसके बाद एट द एंड आप सही दिशा में सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो यही सब चीजें आपको एक एस्पिरेंट से एक IITian, एक डॉक्टर या वॉटेवर जो भी आप बनना चाहते हैं वो बना सकते हैं। तो मॉलिक्यूल्स में भी यही होता है, पहले टकराव जरूरी है। टकराव की देखो यहाँ पे ओरिएंटेशन की बात यहाँ दिखाई दे रही है कि जितनी एनर्जी से कारें आपस में कोलाइड की हैं वो इस एनर्जी से अगर साइड वाइज कोलिजन करती तो इतना इंपैक्ट नहीं आता। तो ये थी आपकी कोलिजन थ्योरी, और इसी के साथ आपका केमिकल काइनेटिक्स का एक छोटू सा वन शॉट खत्म होता है। होपफुली आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, इस वीडियो के कमेंट्स में जरूर लिखना कि क्या इससे आपका केमिकल काइनेटिक्स का पूरा रिवीजन हो गया। यदि हाँ, और तो मैं और ऐसे वीडियोस लेकर के बहुत जल्द आ जाऊंगी। बेटा हम लोग यही चाहते हैं कि हर तरीके से आपके साथ खड़े रहें, हर तरीके से जहां जहां आपको हमारी जरूरत लगे हम वहां आपके साथ अवेलेबल हों। कई बार बहुत लंबे 5-5 घंटे के वन शॉट्स जो होते हैं वो देख के ही बच्चा घबरा जाता है, तो यहाँ पे आपके लिए बहुत छोटा वन शॉट लाई हूं जिससे आपका पूरा केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर रिवाइज हो गया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा रहा। साथ ही बताऊंगी फिनाले एक्स बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, जहां पे मेंस के लिए आपको 250 के आसपास लाइव क्लासेस एंड 200 के आसपास थ्योरी लेक्चर्स अवेलेबल कराए जा रहे हैं। फिनाले एक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिनाले एंड एक्सट्रीम। फिनाले में हम मेंस की क्लासेस लेते हैं, एक्सट्रीम में हम एडवांस की लेते हैं। ठीक है, नीडलेस टू टेल यू दैट इसके अंदर लाइव लेक्चर्स के साथ साथ पूरी प्रैक्टिस जो DPPs होती हैं, जिनको हम FPPs बुलाते हैं, ये मेंस लेवल DPPs हैं, ये एडवांस लेवल DPPs हैं। उसी के साथ साथ सारी की सारी टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, उसी के साथ साथ आपको सब कुछ मिल रहा है, एवरीथिंग व्हिच यू नीड। ठीक है, सही गाइडेंस इन एवरीथिंग। तो इस बैच का हिस्सा अगर आप नहीं बने तो जरूर बनिए। एंड विश्वास बैच जो हमारा JEE 2025 एस्पिरेंट्स का है उसका भी आप हिस्सा जरूर बने, क्योंकि उसमें अभी हम बच्चों की 11th स्ट्रेंथन कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम 12th पे आ जाएंगे कि अगर बच्चों से ये गलती हो गई है कि वो 11th में सही समय पे नहीं जागे तो कोई बात नहीं बेटा, देर हो गई तो भी कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करूंगी। एंड नीडलेस टू टेल यू दैट आई लव यू ऑल एंड वी आर विद यू, आई एम विद यू। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा रहा। एंड यस, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय।